नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो यकीनन दिल को छू लेगी। हाँ, बिल्कुल। नाम है दया का गर्म शॉल, देवपुर की कहानी। ये हमें ले जाएगी हिमाचल के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव देवपुर, बर्फ से ढका हुआ गांव। अच्छा। और हमारी ये जो पड़ताल है ये इसी नाम की कहानी के कुछ हिस्सों पर आधारित है। ठीक है। ये हमें दिखाती है वहाँ का जीवन, मुश्किलें और हाँ, इंसानियत की एक कमाल की मिसाल। इंसानियत की मिसाल। तो कहानी शुरू होती है कड़ाके की सर्दी से। दिसंबर का महीना है, सोचिए। ओह, दिसंबर की ठंड पहाड़ों में। हाँ, भारी बर्फबारी हुई है और गांव जैसे बाकी दुनिया से कट सा गया है। रास्ते बंद हो गए होंगे। बिल्कुल। जरूरी सामान की किल्लत है और गरीबी इतनी कि लोगों के पास ठीक से ठंड से बचने का इंतजाम भी नहीं। मुश्किल हालात। और यहीं रहते हैं कहानी के मुख्य पात्र, हरी दादा। 70 साल के बुजुर्ग हैं, अकेले। 70 साल के अकेले। हाँ, ओके, लेट्स अनपैक दिस। मतलब इस मुश्किल माहौल में ना हरी दादा के पास एक चीज है जो उनके लिए बहुत खास है। क्या चीज? उनकी गुजर चुकी पत्नी के हाथ का बुना हुआ एक नरम गरम शॉल। ओहो, पत्नी की निशानी। बिल्कुल। लेकिन फिर एक रात उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और वो दस्तक सब कुछ बदल देती है। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ एक दस्तक नहीं, समझिए पूरी कहानी की शुरुआत है। दिलचस्प लग रहा है। तो पहले हरी दादा की हालत समझते हैं। जैसा बताया, अकेले रहते हैं, पत्नी को गुजरे हुए कोई 10 साल हो गए। 10 साल लंबा अरसा है। बच्चे हैं पर वो शहर में बसे हैं, कभी कभार ही आ पाते हैं। आजकल ऐसा होता है। तो ज्यादातर वक्त अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेले ही गुजरता है उनका। कमाई का जरिया कुछ बकरियां हैं। बकरियों से आमदनी? हाँ, पर बहुत मामूली, और सर्दियों में तो वो और भी कम हो जाती है। जाहिर है। ऐसे में वो शॉल, वो सिर्फ ठंड से नहीं बचाता, वो उनकी पत्नी की याद, उनका अकेला सहारा भी है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। भावनात्मक जुड़ाव होगा उस शॉल से। फिर आती है वो रात, तूफानी रात। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हवाएं ऐसी कि जैसे हड्डियों तक घुस जाएं। उफ। और दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक होती है। उस तूफान में? हाँ। हरी दादा दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं सामने एक औरत खड़ी है, सुमित्रा। साथ में उसके 2 छोटे बच्चे बुरी तरह कांप रहे हैं। अरे बाप रे, बच्चे भी? हाँ, बिल्कुल छोटे। चेहरा उतरा हुआ है औरत का, आंखों में लाचारी साफ दिख रही है। कहाँ से आई थी वो? वो पास के ही किसी गांव की थी। बता रही थी कि पति नहीं रहे, काम की तलाश में यहाँ तक आई और बर्फबारी में फंस गई। कहीं सिर छुपाने को जगह नहीं। बेचारी। बच्चों की हालत देखी हरी दादा ने। ठंड से नीले पड़ रहे थे बच्चे, छोटा वाला तो बुखार में जैसे तप रहा था। ओह नो। हरी दादा का दिल एकदम पिघल गया। उन्होंने फौरन उन्हें अंदर बुलाया। ये तो स्वाभाविक था। पर इसके बाद उन्होंने जो किया वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपना वो सबसे कीमती शॉल, अपनी पत्नी की निशानी वाला। हाँ, वही गरम शॉल निकाला और उन कांपते बच्चों को उड़ा दिया। सच में अपना सबसे कीमती शॉल? वाह, यही रुक के सोचना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ एक शॉल नहीं दिया। सही बात है। उन्होंने वो चीज दी जो उनके लिए सबसे अनमोल थी, पत्नी की आखिरी याद। और शायद उस वक्त उनकी अपनी जरूरत भी थी वो शॉल, है ना? बिल्कुल, उन्हें भी तो ठंड लग रही होगी। हाँ, तो ये व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, ये सिर्फ दया नहीं है, ये अपनी जरूरत से ऊपर उठकर दूसरे का दर्द महसूस करने की एक बहुत गहरी क्षमता है। सही कहा। उस शॉल की गर्मी से कहीं ज्यादा गर्म एहसास है ये। बिल्कुल। और बात सिर्फ शॉल देने पर खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। अच्छा। और क्या किया उन्होंने? हरी दादा ने चूल्हा जलाया, माँ और बच्चों को गर्म दूध पिलाया, अपना इकलौता बिस्तर उन्हें दे दिया और खुद उस ठिठुरती रात में ठंडे फर्श पर सो गए। अरे, ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये एक शुरुआत थी। उनकी दया का दायरा अब फैलने वाला था। मतलब और लोग भी आए? हाँ, क्योंकि कहानी यही नहीं रुकी। अगले ही दिन उन्हें गांव में एक और लाचार आदमी मिला। रमेश नाम था उसका। अच्छा, रमेश। भूखा था, कपड़े फटे हुए, पैरों में जूते तक नहीं थे। वो भी काम की तलाश में भटक रहा था, पर ऐसी बर्फबारी में उसे काम कौन देता? सही बात है, कौन देता? हरी दादा उससे भी घर ले आए। उससे भी? हाँ, उसी छोटी झोपड़ी में। हाँ। सुमित्रा ने उसे गरम खाना खिलाया। हरी दादा ने अपना एक पुराना जैकेट उसे दिया और कहा। क्या कहा? कहा, भाई यहीं रहो हमारे साथ, जगह थोड़ी कम है पर मिल बांटकर गुजारा कर लेंगे। कमाल है। मतलब हरी दादा ने अपनी झोपड़ी को एक तरह से आश्रय ही बना दिया। तो अब उस छोटी सी झोपड़ी में लोग बढ़ने लगे। पहले सुमित्रा और बच्चे,
फिर ये रमेश। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे एक इंसान की पहल एक छोटे से आश्रय स्थल में बदल गई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जगह कम है या मेरे पास खुद क्या है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस दिल में जगह बनाई और सिलसिला रुका नहीं। जल्दी उन्हें पता चला कि गांव की ही एक बुजुर्ग महिला है, कमला दादी। कमला दादी। हाँ, वो बीमार थीं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उनके बेटे भी शहर में थे, बर्फबारी की वजह से आ नहीं पा रहे थे। ओह, तो हरी दादा उन्हें भी अपने घर ले आए। उन्हें भी? अब कितने लोग हो गए? अब सोचिए, उस छोटी सी झोपड़ी में हरी दादा, सुमित्रा, उसके 2 बच्चे, रमेश और अब कमला दादी, कुल 6 लोग। 6 लोग उस जरा सी जगह में? हाँ, जरा सी जगह, लेकिन सोचिए वहां का माहौल कैसा होगा। वहां तंगी महसूस नहीं होती थी, बल्कि एक नया जीवन जैसे पनप रहा था। कैसे? मतलब काम कैसे चलता था? सबने काम बांट लिया था। सुमित्रा घर संभालती, खाना बनाती, कमला दादी की देखभाल भी करती, रमेश लकड़ियां ले आता, बाहर के छोटे-मोटे काम कर देता। और बच्चे घर में खेलते, उनकी आवाजों से रौनक रहती। हरी दादा का जो सालों का अकेलापन था ना, वो जैसे बर्फ की तरह पिघल गया। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ। उन्हें लगा जैसे उनका घर फिर से घर बन गया है, एक भरा पूरा परिवार। Here's where it gets really interesting. ये बाहरी मदद से ज्यादा हरी दादा के अपने अंदर का बदलाव था। सही कह रहे हैं। उनका घर अब सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं रहा, वो रिश्तों की गर्माहट से भरा एक आशियाना बन गया था। ये अपने आप में एक बहुत जरूरी बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि देने से चीजें कम होती हैं। हाँ, बिल्कुल। पर हरी दादा के मामले में देखिए, वो जितना दे रहे थे उतना ही उनका अपना अकेलापन, उनकी उदासी, वो सब कम हो रही थी। सही। उन्हें जीने का एक मकसद मिल गया था, एक जुड़ाव महसूस हो रहा था। ये दिखाता है कि इंसान की बुनियादी जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, बल्कि दूसरों से जुड़ना, किसी के काम आना, ये भी उतनी बड़ी जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। कुदरत की परीक्षा भी खत्म नहीं हुई थी। अच्छा, अब क्या हुआ? एक रात ऐसी बर्फबारी हुई, इतनी भयानक के लगा जैसे आसमान ही फट पड़ेगा। पहले से भी ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा। बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बाहर बर्फीला तूफान जैसे कहर बरपा रहा था। डरावना माहौल होगा। बाहर तो था, पर अंदर हरी दादा की उस छोटी सी भरी हुई झोपड़ी में एक अलग ही दुनिया थी। अंदर क्या हो रहा था? बच्चे डरे हुए थे तूफान से, तो हरी दादा उन्हें अपनी जवानी के किस्से सुनाने लगे। ध्यान बटाने के लिए। हाँ, सुमित्रा ने धीमी आवाज में कुछ पुराने लोकगीत गाए, रमेश ने कोई मजाक सुना दिया माहौल हल्का करने को। अच्छा। और कमला दादी ने भी पुराने जमाने की कहानियों का पिटारा खोल दिया। वाह, मतलब बाहर तूफान और अंदर कहानी और गीतों की महफिल। ये जो बाहरी संकट और अंदर का ये जुड़ाव है ना, ये विरोधाभास कमाल का है। हाँ। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये साफ दिखता है कि कैसे साझा मुश्किलें रिश्तों को और मजबूत, फौलादी बना देती हैं। सही बात है। जब बाहर सब कुछ डरावना और अनिश्चित सा लगे, तो अंदर का वो आपसी सहारा, वो हंसी मजाक, वो कहानियां, एक दूसरे का साथ, वही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बिल्कुल। उस रात उस झोपड़ी में जो एक भावनात्मक गर्मी थी ना, वो किसी भी अंगीठी या हीटर से कहीं ज्यादा थी। तूफान ने उन्हें और करीब ला दिया था। अगली सुबह जब तूफान थोड़ा थमा, तो गांव में तबाही का मंजर था। नुकसान काफी हुआ था। जैसे? कई घरों की छतें उड़ गई थीं, कहीं दीवारें गिर गई थीं। ओह। लेकिन हरी दादा और उनके उस नए परिवार ने बैठकर अफसोस नहीं किया। उन्होंने फौरन मदद के लिए निकलने का फैसला किया। वाह, खुद की हालत जैसी भी हो, दूसरों की मदद पहले। हाँ, उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी हैं शामू काका, उनका घर गिर गया है और उनकी बूढ़ी माँ बर्फ में फंसी हुई हैं। अरे। तो ये सब लोग, सुमित्रा, रमेश, हरी दादा, सब मिलकर गए और उन्हें निकालकर सुरक्षित हरी दादा के घर ले आए। कमाल है। और लोग भी थे क्या घर में? हाँ, अब शामू काका की माँ भी आ गईं। फिर उन्हें गांव के स्कूल टीचर मिले, आशीष जी। अच्छा, मास्टर जी। उनका घर भी बुरी तरह टूट फूट गया था और उनकी पत्नी गर्भवती थी। मुश्किल हालत थी। गर्भवती पत्नी के साथ? हरी दादा ने उन्हें भी अपने घर में पनाह दे दी। अब सोचिए जरा। अब तो और भी लोग हो गए। हाँ, वो छोटी सी झोपड़ी एक तरह का मिनी राहत शिविर बन चुकी थी। गांव के सरपंच थे मुकेश जी, वो ये सब देखकर हैरान थे। हैरान होना तो बनता ही है। आमतौर पर ऐसी आफत में लोग पहले अपना सोचते हैं। वही तो। पर हरी दादा का घर तो जैसे करुणा का केंद्र बन गया था। बिल्कुल। जब सरपंच ने उनसे पूछा होगा कि दादा ये सब कैसे कर रहे हैं आप,
तो क्या जवाब दिया उन्होंने? हरी दादा का जवाब बहुत सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, सरपंच जी, मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? ये घर ऊपर वाले ने दिया है तो सिर्फ मेरे लिए थोड़ी दिया है। क्या बात है, ये सोच ही अपने आप में असाधारण है ना? दिन बीते, मौसम धीरे धीरे साफ हुआ, बर्फ पिघलने लगी, रास्ते खुलने लगे, शहर से लोग आने जाने लगे। तो अब सब अपने अपने घर जाने की तैयारी में होंगे। उम्मीद तो यही थी, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। उल्टा मतलब ये कि हरी दादा के घर में जिन्होंने पनाह ली थी, सुमित्रा, रमेश, टीचर आशीष और उनका परिवार, शामू काका की माँ, उनमें से कोई भी वहां से जाना नहीं चाहता था। सच में? क्यों? उन्हें वहां एक अपनापन मिल गया था, एक परिवार मिल गया था। सुमित्रा, रमेश सब ने वहीं रहकर हरी दादा के साथ काम करने और रहने का फैसला किया। ये तो बहुत बड़ी बात है, रिश्तों की जीत है ये। बिल्कुल। और तब एक सामूहिक फैसला हुआ। क्या? सबने मिलकर तय किया कि वो हरे दादा के साथ मिलकर एक बड़ा घर बनाएंगे, एक ऐसा घर जहां ये पूरा परिवार आराम से एक साथ रह सके। वाह! लेकिन इसके लिए साधन कहाँ से आते हैं? और यही सबसे अच्छी बात हुई, इस काम में मदद के लिए पूरा गांव आ गया। पूरा गांव? हाँ, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने पत्थर दिए, किसी ने अपनी मेहनत लगाई, सबने मिलकर काम किया और कुछ ही महीनों में वहां एक सुंदर बड़ा सा घर खड़ा हो गया। ये तो अद्भुत है। एक अकेले आदमी की नेकी ने पूरे गांव को जोड़ दिया। ये जो बदलाव था, ये सिर्फ एक घर बनने तक नहीं रुका, ये पूरे गांव के माहौल में फैल गया। हाँ, ऐसा ही हुआ। हरी दादा की वो जो निस्वार्थ पहल थी ना, उसने जैसे पूरे समुदाय को जगा दिया था। This raises an important question. क्या? कि क्या असली नेतृत्व, असली लीडरशिप किसी पद या ताकत से आती है या फिर जमीन से जुड़े हुए नेक कामों से आती है? सोचने वाली बात है। दरपुर की कहानी कहीं बताती है कि एक साधारण इंसान की असाधारण करुणा पूरे समाज की सोच और काम करने का तरीका बदल सकती है। बिल्कुल। और ये बदलाव रुका नहीं, जैसा आपने कहा, ये फैला। टीचर आशीष जी ने गांव के बच्चों के लिए कम्युनिटी स्कूल शुरू कर दिया। बहुत अच्छा। सुमित्रा ने गांव की औरतों को सिलाई सिखाना शुरू किया। रमेश ने बढ़ई का काम अच्छे से जमा लिया। मतलब लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। हाँ, धीरे धीरे गांव की आर्थिक तस्वीर भी बदलने लगी। लोग मिलजुल कर काम करने लगे। आपसी सहयोग से गांव में जैसे एक नई जान आ गई। देवपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो आसपास के इलाकों के लिए एकता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल बन गया। ये जो संक्रमण है ना, एक व्यक्ति की दयालुता से शुरू होकर एक सामूहिक आंदोलन तक का, ये देखने लायक है। सही कहा। ये दिखाता है कि सकारात्मकता कैसे फैलती है, ये संक्रामक होती है। जब लोग देखते हैं कि अच्छा करने से वाकई अच्छा होता है, तो वो भी प्रेरित होते हैं। हाँ। हरी दादा ने अनजाने में ही सही एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की नींव रखती थी। और इस बदलाव की गूंज दूर तक गई, जिला मुख्यालय तक पहुंची। अच्छा, प्रशासन तक? हाँ, कलेक्टर साहब ने सुना तो वो खुद गांव का दौरा करने आए। और क्या देखा उन्होंने? वो गांव का बदला हुआ रूप देखकर, लोगों के बीच का वो प्यार, वो सहयोग देखकर हैरान रह गए। सरपंच मुकेश जी ने उन्हें हरी दादा की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे सब शुरू हुआ था। हाँ, कैसे एक अकेले बुजुर्ग ने ठंड की रात में अपना दरवाजा खोला और फिर अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए सबके लिए खोल दिए। कलेक्टर साहब पर क्या असर हुआ? वो बहुत प्रभावित हुए, इतने ज्यादा कि उन्होंने राज्य स्तर पर हरी दादा के लिए सामुदायिक सेवा पुरस्कार की घोषणा कर दी। अरे वाह, ये तो बड़ा सम्मान था। बहुत बड़ा। पर जब हरी दादा को ये बताया गया तो उनका जवाब सुना। क्या कहा उन्होंने? वही सादगी, वही विनम्रता। उन्होंने कहा, साहब, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस इंसानियत का जो फर्ज होता है वो निभाया। मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना, यही तो असली धर्म है। वाह, क्या इंसान है, कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं। बिल्कुल। आज देवपुर अपनी इसी एकता और खुशहाली के लिए जाना जाता है। हरी दादा अब 80 साल से ज्यादा के हो गए हैं, लेकिन उसी बड़े भरे पूरे घर में अपने बनाए हुए परिवार के साथ बहुत खुशी से रहते हैं। कौन कौन है अब उस परिवार में? सुमित्रा है, उसके बच्चे हैं जो अब बड़े हो गए हैं और हरी दादा को ही अपना सब कुछ मानते हैं। रमेश और उसका अपना परिवार है अब। कमला दादी भी स्वस्थ हैं। टीचर आशीष और उनका परिवार, सब एक साथ रहते हैं। एक बड़ा खुशहाल परिवार। हाँ। हरी दादा अक्सर कहते हैं कि उस रात जब उन्होंने वो शॉल दिया था ना, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो सिर्फ उन बच्चों को नहीं, बल्कि खुद अपनी जिंदगी को सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी खुशी दे रहे हैं। बहुत गहरी बात है ये। So what does this all mean?
मतलब इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? ये कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात सिखाती है कि दया में, करुणा में और आपसी सहयोग में जबरदस्त ताकत होती है। हाँ, खासकर मुश्किल वक्त में। बिल्कुल। हरी दादा का वो गरम शॉल, वो सिर्फ ऊन का टुकड़ा नहीं था, वो इंसानियत की गर्माहट का प्रतीक बन गया। सही। उनकी कहानी ये बताती है कि जब हम दूसरों के लिए अपना दिल खोलते हैं तो असल में हम अपनी ही दुनिया को बेहतर बना रहे होते हैं। सही कहा। ये कहानी ये भी याद दिलाती है कि असली अमीरी जो है वो चीजों को इकट्ठा करने में नहीं है। हाँ, असली अमीरी है रिश्तों को जोड़ने में और जो आपके पास है उसे बांटने में। बिल्कुल। हरी दादा ने ये साबित कर दिया कि देने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, दिल का बड़ा होना जरूरी है। सही बात है। गरीबी या साधनों की कमी कभी नेकी के आड़े नहीं आती, बल्कि उनका उदाहरण तो ये दिखाता है कि जब हम खुले मन से देते हैं तो बदले में हमें वो मिलता है जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। और वो क्या है? सुकून, खुशी और एक ऐसा जीवन जिसका कोई मतलब हो, जो सार्थक हो। बिल्कुल। कहानी तो देवपुर की है, पर सवाल शायद हमारे लिए है। क्या सवाल? यही कि क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे जानने वालों में ऐसे मौके छिपे हैं? मौके? मदद करने के। हाँ। जहां करुणा का एक छोटा सा इशारा, मदद के लिए बढ़ा हुआ एक हाथ किसी की दुनिया बदल सकता है। हो सकता है। क्या हम भी अपने तरीके से किसी जरूरतमंद को, किसी मुश्किल में फंसे इंसान को दया का एक गर्म शॉल उड़ा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल शायद हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए।